हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवरीवन। देखिए, हम लोग कंट्रोल सिस्टम में एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में रूट लोकस टेक्निक का कुछ प्रॉब्लम देख लिए थे और आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पोलर प्लॉट, उसके बाद न्यूक्विस्ट प्लॉट और बोर्ड प्लॉट। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में ये 3 टॉपिक के बारे में हम लोग मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो कहता है कि यदि कोई फंक्शन का यदि कोई सिस्टम का यदि इनपुट जो है वो सिनुसॉइडल फंक्शन दिया जाए, कोई सिस्टम में इनपुट सिनुसॉइडल फंक्शन दिया जाए और उसका आउटपुट भी सिनुसॉइडल फंक्शन ही हो। सपोज दैट कोई सिस्टम है, उसमें यदि हम RT इक्वल टू दे रहे हैं A sin ओमेगा टी, A एम्पलीट्यूड है और साइन ओमेगा टी साइन का फंक्शन हो, और यदि उसका आउटपुट भी हो, आउटपुट CT वो हो B साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस फॉर्म में हो, कुछ भी हो प्लस फाई या फाई ना भी हो। तो कहने का मतलब कि यदि कोई सिस्टम में इनपुट सिनुसॉइडल फंक्शन दिया जाए और उसका आउटपुट भी सिनुसॉइडल फंक्शन आए, तो उस तरह के रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो ये रिलेशन को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहा जाता है। कहता है कि यदि सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट हो तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ इनपुट सिग्नल। यदि कोई लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिग्नल रहे और उसमें यदि हम सिनुसॉइडल फंक्शन दें कुछ एम्पलीट्यूड का, तो आउटपुट उसका जो होता है जनरली वो इनपुट के एम्पलीट्यूड और फेज एंगल से इंडिपेंडेंट होता है, यानी उस पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे सिंपल टाइम रिस्पॉन्स आप लोग को ये याद रखना है कि यदि कोई सिस्टम में टाइम रिस्पॉन्स जैसे पढ़े थे कि यदि टाइम का फंक्शन इनपुट दे और आउटपुट भी टाइम का फंक्शन हो तो उसको हम टाइम रिस्पॉन्स बोलते थे। सेम उसी तरह से यदि कोई सिस्टम में इनपुट फ्रीक्वेंसी का फंक्शन दिया जाए और आउटपुट भी फ्रीक्वेंसी का ही फंक्शन हो, तो उस तरह के रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब रही बात कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और टाइम रिस्पॉन्स, दो को रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग एनालिसिस करें तो इसमें से दोनों में से कौन बेहतर है? आखिर टाइम रिस्पॉन्स पढ़े हैं हम लोग, तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्यों लाया गया? तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का कुछ एडवांटेज होगा जिसके कारण से टाइम रिस्पॉन्स के ऊपर ये थोड़ा ज़्यादा सा वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ओवर टाइम रिस्पॉन्स। क्या क्या एडवांटेज है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का टाइम रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में? तो फर्स्ट एडवांटेज कहता है कि सिग्नल जनरेटर, दैट मीन्स सिग्नल को जनरेट करने के लिए जो जनरेटिंग इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, तो एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर अवेलेबल विथ लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हम लोग जो सिग्नल जनरेटर यूज करते हैं या फिर जो एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो सब ज़्यादा रेंज में अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू टाइम रिस्पॉन्स। तो पहला तो ये एडवांटेज हो गया कि जितने सारे इक्विपमेंट हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में यूज करेंगे वो टाइम रिस्पॉन्स से ज़्यादा रेंज के बने होते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यूज करते हैं। सेकंड इसमें एडवांटेज है कि इट इज़ ईजी टू टेक एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन सिस्टम। टाइम डोमेन सिस्टम में जो हम रिस्पॉन्स लेते थे, आउटपुट लेते थे, तो उसके मेजरमेंट करने के लिए या फिर रिस्पॉन्स जो आता था उसमें एरर बहुत ज़्यादा होता है।
लेकिन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में होता है एक्यूरेट वैल्यू, एररलेस वैल्यू रिस्पॉन्स का हमको मिलता है, इसलिए ज़्यादातर प्रेफर हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। फिर कह रहा है कि इन फ्रीक्वेंसी डोमेन सिस्टम द टाइम डोमेन फंक्शन आर आल्सो एनालाइज। फ्रीक्वेंसी डोमेन सिस्टम से या फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस से टाइम डोमेन फंक्शन का भी एनालिसिस हम कर सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन होता है वो टू लेबोरियस हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस से हम ये देखें कि टाइम डोमेन एनालिसिस भी कर सकते हैं, दैट मीन्स उस सिस्टम का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आउटपुट होगा, टाइम के फंक्शन में क्या आउटपुट होगा वो भी कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में क्या आउटपुट होगा, रिस्पॉन्स होगा, उसके बारे में भी एनालिसिस करते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन के हेल्प से, फ्रीक्वेंसी फंक्शन के हेल्प से टाइम डोमेन में एनालिसिस करना थोड़ा ज़्यादा लेबोरियस हो जाता है, ज़्यादा टीडियस हो जाता है, इसलिए ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज कहता है कि द ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम फॉर ए स्पेसिफाइड क्लोज लूप परफॉर्मेंस कैन बी इजीली फाउंड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। यदि कोई स्पेसिफाइड क्लोज लूप सिस्टम का परफॉर्मेंस है और उस सिस्टम से हम ओपन लूप सिस्टम का परफॉर्मेंस अगर जो निकालना चाहते हैं तो ये आसानी से हम लोग अचीव करते हैं, ये भी एडवांटेज है। तो इतना सारा एडवांटेज था। और एडवांटेज है कि द इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस कैन ईजिली विजुअलाइज इन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। जो नॉइज होता है यानी एक सिग्नल में दूसरा सिग्नल अनवांटेड सिग्नल आकर ऐड हो गया, तो नॉइज या डिस्टर्बेंस कोई भी विक्षोभ अगर जो प्रोड्यूस होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो उस सिस्टम में हम उसको आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, यदि सिस्टम फ्रीक्वेंसी के फंक्शन पर काम करता हो तो ये सारा एडवांटेज था टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। यानी कहने का मतलब कि यदि सिनुसॉइडल फंक्शन इनपुट में दिया जाए, साइन वेव हम इनपुट में दें, तो आउटपुट जो भी होगा वो भी सिनुसॉइडल फंक्शन होगा। बट ये फिक्स नहीं है कि इनपुट सिग्नल का यदि एम्पलीट्यूड ए है तो आउटपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी ए है, ये होगा नहीं। आउटपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, ये इसका एम्पलीट्यूड लेस देन ये भी हो सकता है या ग्रेटर देन ये भी हो सकता है। यानी इनपुट का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होगा आउटपुट का फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, यदि सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट हो तब। लेकिन ये फिक्स है कि साइन वेव अगर जो इनपुट दिया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आउटपुट भी साइन वेव ही हमको मिलता है। नेक्स्ट आगे जो हम लोग देखते हैं वो कुछ इसमें डिमेरिट भी है। फ्रीक्वेंसी डोमेन सिस्टम में आगे कुछ नोट पॉइंट है। कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फंक्शन which express how a sinusoidal signal of a given frequency on the system input is transferred through the system। यानी फ्रीक्वेंसी जो है सिस्टम का वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फंक्शन, यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फंक्शन ही होता है फ्रीक्वेंसी। विच एक्सप्रेस हाउ ए सिनुसॉइडल सिग्नल ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी, जो ये बताता है कि कोई भी सिनुसॉइडल फंक्शन एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर कैसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है थ्रू द सिस्टम। यानी इनपुट इज ट्रांसफ़र थ्रू द सिस्टम कैसे किया जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फंक्शन के कारण उसका पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द टाइम वेरिएंट इनपुट सिग्नल कैन बी रिगार्डेड एज कंसिस्टिंग ऑफ ए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। जो टाइम वेरिंग सिग्नल होगा इनपुट सिग्नल, उसको हम मान सकते हैं कि जो उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का समेसन है। नेक्स्ट अगला, ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज ए सिनुसॉइडल सिग्नल हैविंग सर्टेन एम्पलीट्यूड एंड सर्टेन फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट होगा वो सिनुसॉइडल सिग्नल होगा जिसका एक निश्चित एम्पलीट्यूड और निश्चित सर्टेन फ्रीक्वेंसी भी होगा। नेक्स्ट कहता है नोट पॉइंट में, ये भी सब ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना आपको। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एक्सप्रेस
some component may be amplified, other may be attenuated, and there will be some phase same phase हैज थ्रू द सिस्टम। यानी कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो एक्सप्रेस किया जाएगा उसमें हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट एम्पलीफाइड रहेंगे इनपुट से, या कुछ एटीन्यूड रहेंगे, दैट मीन्स हाइडन रहेंगे, कुछ छुपा हुआ भी रह सकता है, या फिर कुछ में फेज का डिफरेंस भी हो सकता है, फेज एंगल में भी चेंजिंग हो सकता है। यानी ऐसा नहीं कि जो इनपुट दिए हैं जितना फ्रीक्वेंसी का आउटपुट भी उतना ही फ्रीक्वेंसी का हो, जितना एम्पलीट्यूड का इनपुट दिए हैं उतना ही एम्पलीट्यूड का आउटपुट भी हो, या जितना फेज डिफरेंस के साथ इनपुट दे रहे हैं सिनुसॉइडल फंक्शन का उतना ही फेज डिफरेंस का आउटपुट भी हो, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, आउटपुट जो हो जाता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। फिर कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के एनालिसिस और डिज़ाइन में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को वहन करता है, इसलिए ये एक मेथड है डिजाइनिंग करने का कंट्रोल सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैन बी फाउंड experimentally or from the transfer function of the system. It can be represented both graphically as well as mathematically function। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसको हम लोग पूरी तरह से फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली भी, और ट्रांसफ़र फंक्शन के हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ग्राफिकली एज वेल एज मैथमेटिकली इसको दोनों रूप में एक्सप्रेस करेंगे। दैट मीन्स इसमें भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में ही ग्राफ से ही हम लोग रिस्पॉन्स को फाइंड करेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में बी फाउंड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम लोग किस किस चीज़ से हम फाइंड कर सकते हैं, तो कोई भी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 3 चीज़ से हम फाइंड कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट कहता है पोलर प्लॉट, सेकंड है उसमें न्यूक्विस्ट प्लॉट, और एक थर्ड है जो बोडे प्लॉट है। तो 3 चीज़ से हम लोग फ्रीक्वेंसी, कोई भी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी के टर्म में आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट आपका है पोलर प्लॉट, नेक्स्ट दूसरा न्यूक्विस्ट प्लॉट, और थर्ड है ये है बोडे प्लॉट। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंतर्गत हम यही 3 चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोलर प्लॉट, उसके बाद न्यूक्विस्ट प्लॉट, और फिर जस्ट उसके बाद बोर्ड प्लॉट को पढ़ेंगे। तो अब हम पहले पोलर प्लॉट को इसमें स्टार्ट करते हैं कि पोलर प्लॉट क्या है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को फाइंड करने के लिए कोई सिस्टम का। कह रहा है कि द पोलर प्लॉट ऑफ ए सिनुसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन। अब सिनुसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन जब निकालेंगे, आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि ट्रांसफ़र फंक्शन हो सकता है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो, टाइम के फॉर्म में हो, या फिर टाइम के फॉर्म में तो नहीं डिफाइन होता है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में यदि हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का अगर जो निकालेंगे वेरिंग सिग्नल का, तो जे ओमेगा एस को रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ जहाँ एस होता है उसके जगह पर जे ओमेगा पुट करते हैं, और डिजिटल डिस्क्रीट सिग्नल के लिए एस के जगह पर जेड निकालते हैं, यानी सी जेड बाई आर जेड का वैल्यू ट्रांसफ़र फंक्शन होगा। जैसे सी एस बाई आर एस का वैल्यू ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाता था, उसी तरह से यहाँ पे सी जे ओमेगा बाई आर जे ओमेगा को ट्रांसफ़र फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता था जो होगा पोलर फॉर्म का, पोलर प्लॉट का, वो जे ओमेगा के फॉर्म में रहेगा। दैट मीन्स ओमेगा का फंक्शन होगा, और इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका कोऑर्डिनेट जो है पोलर फॉर्म में रहेगा, जिसमें हम लोग क्या एक मैग्नीट्यूड और एक एंगल के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, यानी मैग्नीट्यूड और हेल्प्स हैं। कह रहा है कि द पोलर प्लॉट ऑफ ए सिनुसॉइडल ट्रांसफ़र फंक्शन जी जे ओमेगा इज ए प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड वर्सेस द फेज एंगल। यानी मैग्नीट्यूड और फेज एंगल, जैसे मैग्नीट्यूड हम अगर जो निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा, यानी जी एस एच एस जो रखते थे जिसका मैग्नीट्यूड हम निकालते थे, वहाँ पे एस के जगह पर जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का निकालना है, और एंगल ऑफ जी जे ओमेगा
इंटू एच जे ओमेगा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना है, जिसमें ओमेगा का मान वैरी कर सकता है 0 से लेकर के इन्फानाइट तक, 0 टू इन्फानाइट तक। जैसे हम लोग ये जो रूट लोकस टेक्निक पढ़े हैं उसमें मैग्नीट्यूड और एंगल का उसमें भी प्लॉट था, लेकिन उसमें गेन को वैरी करते थे 0 से लेकर के इन्फानाइट तक, और उसके अनुसार पोल कैसे वैरी करता था उसको निकालते थे। सेम यहाँ पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी को वैरी किया जाएगा 0 से इन्फानाइट तक, और जो वेरिएशन आएगा रिस्पॉन्स में उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो देखिए पोलर प्लॉट जो है ये मैग्नीट्यूड और फेज एंगल का है एक फंक्शन, जो ओमेगा का वैल्यू 0 से इन्फानाइट तक होता है। प्लॉट है, एक ग्राफ है फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी, क्लोज लूप स्टेबिलिटी के फाइंड करने के लिए। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स GSHS इंस्टेड ऑफ GS। जैसे जो हम लोग GSHS का वैल्यू निकालते थे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से, सेम उसी तरह से यहाँ पे GS का वैल्यू रहेगा, और फीडबैक को हम लोग यूनिटी मानेंगे। तो एस को सारा को रिप्लेस कर दिया जाएगा जे ओमेगा से, जहाँ जहाँ एस रहेगा उसके जगह पर। जैसे हम अगर जो ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे तो ट्रांसफ़र फंक्शन इसमें जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है CS/RS होता है, तो यहाँ S ना हो करके CJ ओमेगा बाई RJ ओमेगा होगा, और इसके जगह पर वही जो फंक्शन हम अप्लाई करेंगे वो सेम वही फंक्शन अप्लाई करेंगे जो होता है आपका GS/1 प्लस GSHS। फ़र्क ये रहेगा कि S के जगह पर सारा जगह रिप्लेस किया जाएगा, S के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग J ओमेगा पुट करेंगे। अब बेसिक्स ऑफ पोलर प्लॉट, कुछ पोलर प्लॉट का बेसिक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग एंगल और मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो पोलर प्लॉट में जैसे आप लोग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में भी पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि एक होता है कार्टेशियन फॉर्म और एक होता है पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग किसी संख्या को मतलब किसी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। लेकिन पोलर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, तो पोलर फॉर्म में यदि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में हम मैग्नीट्यूड को शो करेंगे, किसी भी मतलब पोल का या किसी भी वैल्यू का रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड को शो करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ये हमारा मैग्नीट्यूड है और कुछ एक फिक्स एंगल पर रहेगा, सपोज दैट ये थीटा एंगल पर है, तो मैग्नीट्यूड और ये एंगल इसको बोल रहे हैं फेज एंगल, और इसी को हम लोग बोलते हैं जैसे आर और थीटा के फॉर्म में मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं उसी को बोलते हैं हम पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ को बनाएंगे मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में। तो पोलर प्लॉट जो है एक पॉजिटिव फेज एंगल जो है उसमें पॉजिटिव फेज एंगल मेजर करेंगे पोलर प्लॉट में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और निगेटिव फेज एंगल मेजर किया जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे आप लोग एंगल मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निगेटिव होता है। वही चीज़ यहाँ पर भी पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल को फॉलो किया जाएगा। अब क्या क्या है, कुछ इसमें प्रोसीजर है पोलर प्लॉट को प्लॉट करने के लिए। तो कहता है सबसे पहले जैसे उसमें रूट लोकस टेक्निक में स्टेप होता था उसी तरह से इसमें भी स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में हमको करना है कि एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन और ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ 1 + JT, यानी जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो दिया रहेगा उसको सबसे पहले हमको 1 + JT के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, यानी 1 + J ओमेगा के फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में। जैसे हम लोग कैसे लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते थे कि 1/s + a के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते थे।
सेम उसी तरह से जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमको दिया रहेगा उसको 1 + j इंटू टी के फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इसमें एस के जगह पर हम जे ओमेगा पुट करेंगे उस ट्रांसफ़र फंक्शन को, यानी जी एस एच एस के जगह पर हम क्या कर देंगे जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा, या सिंपल बोले हम कि एस के जगह पर क्या पुट कर देंगे जे ओमेगा को पुट कर देंगे। और उसके बाद फिर क्या करना है हमको, पहला स्टेप में क्या करना है 1 + JT के फॉर्म में लिखना है। यदि 1 + JT के फॉर्म में है तो फिर एस के जगह पर हमको रिप्लेस कर देना है जे ओमेगा वैल्यू पुट कर देना है। और उसके बाद उस एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है और एंगल भी निकालना है दोनों को। अब फिर हम उसको टेबुलेट करेंगे, यानी ओमेगा का अलग अलग वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक वैल्यू को हम उसमें कंसीडर करेंगे, और ओमेगा के डिफरेंट वैल्यू पर फेज का मान कितना होगा और मैग्नीट्यूड का मान कितना होगा वो दोनों निकाल लेंगे। और फिर जब जो वैल्यू आएगा हमारा कोऑर्डिनेट जो आएगा आर और थीटा के फॉर्म में मैग्नीट्यूड और एंगल सिस्टम का, उसी को हमको ग्राफ में प्लॉट कर देना है, वही बन जाएगा हमारा फेजर प्लॉट। तब देखिए पोलर प्लॉट, उसमें और फिर क्या करना है हमको पोलर प्लॉट को, तो कुछ बेसिक्स रूल हैं। जैसे 2 तरह से हम बताएंगे आपको पोलर प्लॉट को ड्रा करने के लिए। तो सबसे सिंपल जो है पहले उसी को कर लेते हैं, आखिर दोनों मेथड आपको सिंपल पड़ेंगे पोलर प्लॉट ड्रा करने के लिए। ये भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस जो भी है पोलर प्लॉट, ये भी सिस्टम के स्टेबिलिटी को ही फाइंड करना है। इसके हेल्प से हम लोग पोलर प्लॉट पहले ड्रा करने के बाद गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड करेंगे, और गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि वो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल सिस्टम है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको होना चाहिए, एक चीज़ आपको याद रखना है, ये बेसिक्स फिगर हैं जिसमें क्या है, ये एस प्लेन स्टेबिलिटी प्लेन में ये रियल एक्सिस होता है और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पोलर प्लॉट में जो ग्राफ चालू होंगे उसमें टाइप और ऑर्डर को खास ध्यान रखा जाता है। टाइप और ऑर्डर अगर जो सही से पहचाननी है तो टाइप और ऑर्डर के अनुसार ये फिगर याद रखना है। क्या रखना है, यहाँ से जो इस तरफ में होगा, यहाँ से ग्राफ चालू होगा टाइप 0 का, ठीक है। फिर इस जगह से चालू होगा टाइप 1 का, और यहाँ से चालू होगा टाइप 2, और फिर इस जगह पर से चालू होगा टाइप 3 का। यानी टाइप कहाँ से चालू होगा, टाइप 0 यहाँ से ग्राफ चालू होगा, टाइप 1 यहाँ से, टाइप 2 इस जगह से, और टाइप 3 इस जगह से। टाइप 1 2 3 तक हम लोग कर दिए। और ऑर्डर इस जगह पर यहाँ से होगा ग्राफ, यानी ऑर्डर कहाँ यहाँ पे टर्मिनेट होगा, तो ऑर्डर तो 1 होगा, ऑर्डर तो 0 होता नहीं है। ऑर्डर 1 यहाँ पे टर्मिनेट होगा, फिर इस जगह पर इस क्वाड्रेंट में ऑर्डर 2, इस क्वाड्रेंट में आएगा ऑर्डर 3, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर आ जाएगा ऑर्डर 4। यानी चालू करना है हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से एक्स एक्सिस से चालू करना है। इसमें 4th क्वाड्रेंट में आपका ऑर्डर 1 होगा, फिर 3rd क्वाड्रेंट में ऑर्डर 2, 2nd क्वाड्रेंट में ऑर्डर 3, और 1st क्वाड्रेंट में ऑर्डर 4 का ग्राफ होगा। अब ये चीज़ क्या हम बता रहे हैं आपको समझ में आएगा जब फिगर बताएंगे। तो आपको सिंपल याद रखना है कि टाइप 0 यहाँ से चालू होगा, टाइप 1 यहाँ से, टाइप 2 और टाइप 3, और ऑर्डर यहाँ से 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलते जाएगा, कोई भी पोलर प्लॉट का ग्राफ बनेगा। तो अब देखिए कुछ जनरल फॉर्म हम बताते हैं, उसको याद रखना है। जनरल फॉर्म ऑफ पोलर प्लॉट, कुछ पोलर प्लॉट का जनरल फॉर्म है, इससे आपको सिंपल पड़ेगा आपको बनाने के लिए। तो सबसे पहले इधर हम करते हैं टाइप
या ऑर्डर, और इधर जो रहेगा ये पोलर प्लॉट, पोलर प्लॉट। तो अलग अलग टाइप का कुछ जनरल फॉर्म है उसका। जैसे फर्स्ट में हम कर रहे हैं, यदि कोई फंक्शन टाइप 0 और ऑर्डर 1 का रहे। टाइप 0 और ऑर्डर 1 का क्या फंक्शन रहेगा, जिसमें GSHS इक्वल टू, यानी जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहेगा वो रहेगा 1/1 प्लस ST। ऑर्डर फर्स्ट का, फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम का जनरल फॉर्म भी है। और टाइप 0 यानी ओरिजिन पर एक भी पोल नहीं है और हाईएस्ट S पर पावर 1 है, इसलिए टाइप 0 ऑर्डर 1 का फंक्शन है। तो टाइप 0 और ऑर्डर 1 का रहेगा। तो अभी हम आपको बताएं, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। तो इसका जो है टाइप 0 वाला यहाँ से चालू हुआ था, टाइप 1 यहाँ से, टाइप 2, टाइप 3 यहाँ से ऐसे चालू हुआ था। और ऑर्डर फर्स्ट, तो टाइप 0 और ऑर्डर फर्स्ट का ग्राफ जो रहेगा यहाँ से चालू होकर के इस क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे ये टाइप 0 यहाँ से चालू होकर के और इसी क्वाड्रेंट में ऑर्डर फर्स्ट वाला यहाँ तक आएगा। और ओमेगा का मान यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0 से ले करके ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी वैरी करेगा। इस तरह से कुछ जनरल फॉर्म है, आपको याद रखना है। नहीं याद भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल और मैग्नीट्यूड वैल्यू से बनेगा। यदि दूसरा फिर इस फॉर्म का भी रह सकता है कि टाइप 0 और ऑर्डर 2। टाइप 0 और ऑर्डर 2 का फंक्शन किस तरह से रहेगा, तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन जो रहेगा GS इक्वल टू 1/ST1 इंटू 1 प्लस ST2। इस फॉर्म में रहेगा 1/ST1 इंटू 1/ST2। देखिए ओरिजिन पर कोई भी पोल नहीं है, इसलिए टाइप 0 हो गया, और हाईएस्ट S पर पावर 2 है, इसलिए ये ऑर्डर 2 का हो गया। तो अभी हम बताएं कि टाइप 0 रहेगा तो इस जगह से चालू होगा यहाँ से, और ऑर्डर फर्स्ट यहाँ, ऑर्डर सेकंड यहाँ। तो इससे ग्राफ चालू होकर के और यहाँ तक आएगा ऑर्डर 2 तक। ऑर्डर 1 वाला, ऑर्डर फर्स्ट वाला यहाँ इस क्वाड्रेंट में, ऑर्डर 2 इस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये ओमेगा का वैल्यू 0 से लेकर के ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट पर वैल्यू ये आएगा। यानी कुछ जनरल फॉर्म इस तरह से बनेगा टाइप 0 और ऑर्डर 2 सिस्टम का। सेम इसी तरह से हो सकता है यदि टाइप 0 और ऑर्डर 3 का रहे। टाइप 0 और अगला हम कर दें ऑर्डर 3, तो इसका क्या रहेगा 1/1 प्लस ST1 इंटू 1 प्लस ST2 इंटू 1 प्लस ST3 के फॉर्म में रहेगा, जनरल फॉर्म ट्रांसफ़र फंक्शन का। तो इसका ग्राफ जो बनेगा ऑर्डर 1 ये इस क्वाड्रेंट में, ऑर्डर 2 इस क्वाड्रेंट में, ऑर्डर 3 इस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से ग्राफ चालू होकर के और इस जगह तक जाएगा ओमेगा इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक। यही आपको याद करने के लिए बोला गया था। सेम उसी तरह से यदि टाइप 0 और ऑर्डर 4 का अगर जो रहे, जिसमें GS इक्वल टू 1 प्लस ST1 1 प्लस ST2 इंटू 1 प्लस ST3 और इसी में 1 प्लस ST4 के फॉर्म में रहेगा ये सिस्टम, तब ये फोर्थ ऑर्डर का हो गया। फोर्थ ऑर्डर का अगर जो रहेगा तो इस सिस्टम का जो पोलर प्लॉट बनेगा ये फोर्थ ऑर्डर का यहाँ आता था। तो ये 0 टाइप 0 रहेगा, तो यहाँ से चालू हो करके और इस क्वाड्रेंट तक आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक आएगा। यानी इस तरह का बनेगा इसका पोलर प्लॉट। सिमिलरली उसी तरह से अगर जो टाइप 1 का हो, ये ट्रांसफ़र फंक्शन टाइप 1 का रहेगा, तो अब यहाँ से चालू होगा। टाइप 1 अगर जब हो जाएगा तो ऑर्डर उसमें सोचिए कि टाइप 1 का रहेगा तो ऑर्डर 1 नहीं होगा, टाइप 1 रहेगा ऑर्डर 1, यानी टाइप 1 और ऑर्डर 1 का रहेगा तो सिर्फ इसी क्वाड्रेंट पर जाएगा, सेम इस क्वाड्रेंट पर, जो उसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं। ये 4 केसेस हुआ टाइप 0 के लिए। अब फिर टाइप 1 के लिए, टाइप 2 के लिए और टाइप 3 के लिए हम लोग जनरल फॉर्म देख लेंगे।
उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन इस पर करेंगे। यदि सिस्टम दिया रहे, 3 तक किए थे, फोर्थ ऑर्डर में हो, 4th कर लिए थे, 5th करना है। टाइप 1 और ऑर्डर 1 इसका किस फॉर्म में रहेगा? 1 बाई जो जीएस का फॉर्म यानी ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, वो रहेगा 1 बाई एस के फॉर्म में। 1 बाई एस इसको हम क्या करेंगे? 1 बाई जे ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 1 बाई जे ओमेगा को मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड 1 बाई ओमेगा होगा, और जे नीचे में है, इसको ऊपर में ले जाएंगे, जे का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो ये आपको बन जाएगा -90 डिग्री, -90 डिग्री बन जाएगा। जे को जब हम ऊपर, जे का वैल्यू ही समझना है आपको, एक जे रहेगा तो 90 डिग्री बताएगा, 90 डिग्री से लीडिंग लैगिंग बताता है। उसी तरह से तो नीचे है, इस एंगल को ऊपर ले जाएंगे तो एंगल भागा में रहता है, उसको मल्टीप्लाई में लाते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, तो इसलिए माइनस हो गया। तो इस फॉर्म में रहेगा, मैग्नीट्यूड और एंगल इस फॉर्म में किए। तो यदि हम इसका पोलर प्लॉट ड्रा करेंगे, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, तो टाइप 1 है, तो टाइप 1 है यहाँ से चालू होगा, और ऑर्डर भी सेम है। तो यदि टाइप और ऑर्डर दोनों सेम रहेगा तो उसका ग्राफ एक्सिस पर ही होगा, यानी दोनों अगर जो सेम रहे, जितना टाइप है उतना ही ऑर्डर हो, तो उसका ग्राफ उसी पर रहेगा, एक्सिस पर रहेगा, जिससे स्टार्ट होता है। यदि ऐसा फॉर्म में रहे कि टाइप 1 और ऑर्डर 2 रहे सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन, तो इसका रहेगा 1 बाई एस इंटू, जो ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा 1 बाई एस इंटू 1 बाई एस इंटू 1 प्लस एस टी या टी एस। अब देखिए ओरिजिन पर एक पोल है, एस का वैल्यू एक 0 आएगा और एस का वैल्यू एक आएगा -1 बाई टी। तो ये जब ओरिजिन पर पोल आता है, जितना पोल रहता है वो उसका टाइप बताता है, और हाईएस्ट एस पर जितना पावर रहता है डिनोमिनेटर में उसका ऑर्डर बताता है। तो ओरिजिन पर पोल निकालेंगे इस फंक्शन से तो 1 आएगा, और हाईएस्ट एस पर पावर 2 आएगा। तो ये जो इसका पोलर प्लॉट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। टाइप 1 यहाँ से चालू होता था, और ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 1 यहाँ, ऑर्डर 2 यहाँ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, यानी जितना वैरी करेगा। अब ये कोई ज़रूरत नहीं कि इतना डिफरेंस रहे, ये तो पता चलेगा मैग्नीट्यूड और एंगल कितना रहेगा उसके अनुसार, लेकिन जनरल फॉर्म कुछ ऐसा ही बनेगा। ओमेगा इक्वल टू 0 से लेकर के ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक वैरी करना है, इस फॉर्म में रहेगा। सेम नेक्स्ट ऐसा ही अगर जो हम करें कि टाइप 1 और ऑर्डर 3 का क्या होगा। यदि टाइप 1 और ऑर्डर 3 का फंक्शन दिया हो तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे? जनरल फॉर्म टाइप 1 ऑर्डर 3, तो इसका जनरल फॉर्म रहेगा 1 बाई एस इंटू 1 प्लस एस टी 1 इंटू 1 प्लस एस टी 2, इस फॉर्म में रहेगा जो है टाइप 1 और ऑर्डर 3। तो टाइप 1 का ग्राफ टाइप 0 का यहाँ से चालू होता है, टाइप 1 का यहाँ, और ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 यहाँ, यानी यहाँ से ग्राफ चालू हो करके इस क्वाड्रेंट तक जाएगा। इसका वैल्यू ऑर्डर 3 यहाँ ओमेगा इक्वल टू 0 से लेकर के लास्ट फाइनल पॉइंट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक होगा। सिमिलरली यदि कोई फंक्शन दिया हुआ हो, यह 6 नंबर का है, 7 नंबर में यदि कोई फंक्शन इस फॉर्म में रहेगा, टाइप 1 और ऑर्डर 4 रहेगा, तो टाइप 1 तो यहाँ से चालू होगा, और ऑर्डर 4 इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? 1 बाई एस इंटू 1 प्लस एस टी 1 इंटू 1 प्लस एस टू 2 यानी इंटू 1 प्लस एस टी 3, 4 को पावर हो गया, ऑर्डर 1 हो गया। तो ऑर्डर 1 यहाँ से चालू हो करके और ऑर्डर 4 यहाँ तक जाता है, तो इस फॉर्म तक रहेगा ओमेगा इक्वल टू 0 से लेकर के ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक। सिमिलरली इसी तरह से यदि अब टाइप 2 का रहेगा, टाइप 2 और ऑर्डर 2 रहेगा तो इसी पर रह जाएगा।
टाइप 2 और ऑर्डर 3 रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, टाइप 2 और ऑर्डर 4 रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो जितना ऑर्डर रहेगा, जितना जैसे फर्स्ट में आपको बताया गया टाइप और ऑर्डर के अनुसार ग्राफ, तो वो ग्राफ आपका बनेगा उसी के आधार पर। तो ये सब जनरल फॉर्म है, कुछ रूल्स हैं और रूल्स के अनुसार। और यदि ऊपर में अभी देखिए जितना भी ट्रांसफ़र फंक्शन बताए हैं कि क्या है कि ऊपर में सब में 1 है, यदि ऊपर में एस का फंक्शन आएगा तो क्या होगा कि ग्राफ जैसा बनता है उसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उसका मिरर इमेज बन जाएगा। यानी यदि टाइप 0 और ऑर्डर 1 का ग्राफ ऐसे बनता है, ऊपर में एक पोल आ गया तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो क्वेश्चन जैसा आएगा उसके अनुसार हम देखेंगे। तो ये सब कुछ जनरल फॉर्म्स हैं जिसको आपको देखना है। और एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन को दो तरीके से हमको पढ़ना है। फर्स्ट में क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्केच द पोलर प्लॉट ऑफ जीएस इक्वल टू, पोलर प्लॉट कैसे ड्रा करेंगे, ये जनरल फॉर्म है। और एक दूसरा मेथड है जिससे हम मैग्नीट्यूड और एंगल मेथड से निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड और एंगल मेथड भी आपके लिए सिंपल होगा और ये जो जनरल फॉर्म फिगर याद रख करके इससे भी होगा। ये क्वेश्चन है स्केच द पोलर प्लॉट ऑफ जीएस इक्वल टू, इसका जीएस का वैल्यू दिया हुआ है, जीएस इक्वल टू 1/1 प्लस ST, ये जीएस का वैल्यू दिया हुआ है। अब इससे हमको पोलर प्लॉट निकालना है। तो पोलर प्लॉट कैसे ड्रा करेंगे, सबसे पहला काम करना है हमको पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा, एस के जगह पर जे ओमेगा पुट कर देंगे तो जी एस के जगह पर हो जाएगा जी जे ओमेगा, जी जे ओमेगा इक्वल टू 1/1 प्लस जे ओमेगा टी, एस जहाँ जहाँ था उसके जगह पर क्या कर दिए जे ओमेगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना है। तो मैग्नीट्यूड और एंगल वाला मेथड हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये मेथड बताते हैं कि एस की जगह पर जे ओमेगा पुट कर दिए और जे ओमेगा पुट करने के बाद अब हमको क्या करना है कि इसमें रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को अलग अलग करना है, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए यही मेथड कर सकते हैं, इसको कंजुगेट से गुना करेंगे, यानी 1 माइनस जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई भी किए और 1 माइनस जे ओमेगा टी से डिवाइड भी कर दिए। अब देखिए ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस जे ओमेगा टी और बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है तो जे ओमेगा टी, तो जे नहीं बल्कि बी के जगह पर क्या है ओमेगा टी, और नहीं तो जे ओमेगा टी का वैल्यू रखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं बी के जगह पर जे ओमेगा टी का स्क्वायर। अब ये फाइनल क्या बन जाएगा 1 माइनस जे ओमेगा टी बाई, इसको करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और जे स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो -1 को हम +1 कर दें, -1 और ये माइनस प्लस और ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए ये जो आया हम ऐसा किए तो इसमें क्या कर रहे हैं 1 के साथ भी ये पूरा डिनोमिनेटर लगा देते हैं और जे ओमेगा टी के साथ भी लगा दे सकते हैं, यानी 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस जे ओमेगा टी बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये रख दिए। अब ये वैल्यू निकाल दिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने के बाद अब हमको क्या करना है कि ओमेगा का मान 0 से लेकर के इन्फिनिट तक रखना है। तो हम दोनों कॉर्नर पॉइंट रखेंगे, लास्ट पॉइंट रखेंगे, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट, यानी एट ओमेगा इक्वल टू 0 अब एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी वैल्यू निकालेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू 0 हम निकालेंगे, इसमें जो ये आया है हमारा वैल्यू उसमें हम क्या करते हैं एट ओमेगा इक्वल टू 0, तो ओमेगा इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे
तो जी ओमेगा का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा। देखिए इसमें 0 पुट करेंगे तो 1/1 प्लस ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0, यानी 1/1 हो जाएगा 1, यानी मैग्नीट्यूड इसका 1 आया माइनस जे। इसमें भी जब ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 और बाई यहाँ क्या हो जाएगा 0 और बाई 1 प्लस 0, तो 0/0 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में नहीं रखना हमको, 7 एंड डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं रखना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से ओमेगा कॉमन ले लेंगे। तो ओमेगा जब कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा कट जाएगा और उसके बाद फिर क्या रहेगा, देखिए इसको हम ओमेगा कॉमन लेंगे तो ये वाला वैल्यू बनेगा जे ओमेगा टी बाई 1 या फिर हाईएस्ट पावर को कॉमन लीजिए। तो हाईएस्ट पावर यानी ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 यहाँ ओमेगा स्क्वायर और प्लस यहाँ टी स्क्वायर। एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा। अब फिर भी इसमें हम जब 0 जब पुट करेंगे ओमेगा का वैल्यू तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा 0 हो जाएगा। यानी जब t/0 0 प्लस टी स्क्वायर, यानी क्या होगा, ये पूरा जब ओमेगा का वैल्यू ही 0 है पूरा से मल्टीप्लाई है तो 0 हो गया। लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ कि 0/0 हुआ, यानी t/0 हुआ, यानी किसी संख्या में 0 से भागा देंगे हम तब वो क्या आ जाएगा, वो इन्फानाइट आ जाएगा ना, इन्फिनिटी आ जाएगा वैल्यू। तो हमको यहाँ पे ऐसे करना है कि 1 माइनस और यहाँ जे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी बाई ओमेगा ही कॉमन लीजिए। तो ओमेगा कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, माइनस जे ओमेगा टी ऊपर में बाई यहाँ पे बचेगा ओमेगा जब कॉमन लेंगे तो 1/ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू टी स्क्वायर बचेगा। अब ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें देखिए कि क्या होगा, जब ओमेगा का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये 1/0 हुआ और उसके बाद 1/0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कुछ से भी ऐड करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में 0 से कुछ यहाँ 0 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो रियल नंबर बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो यहाँ पे रियल नंबर बाई इन्फिनिटी 0 हो गया। यानी कोई भी संख्या में यदि इन्फिनिटी से भागा देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो रियल नंबर बाई इन्फिनिटी 0 हो गया। अब उसके बाद फिर हमको अगला पॉइंट क्या निकालना है, एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ओमेगा का वैल्यू जब इन्फिनिटी रखेंगे तब जी ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा। तो ओमेगा का वैल्यू इसमें जब इन्फिनिटी रखा जाएगा तब देखिए 1/1 प्लस यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फिर यहाँ रियल नंबर बाई इन्फिनिटी हो गया 0 और माइनस जे, यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ऊपर में भी इन्फिनिटी नीचे में भी इन्फिनिटी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया तो फिर कॉमन ले लीजिए, और ऐसे भी सोच सकते हैं इसमें ओमेगा फिर कॉमन ले लीजिएगा। तो क्या होगा, ओमेगा जब कॉमन लेंगे तो ओमेगा टी बाई 1/ओमेगा ओमेगा इंटू 1/ओमेगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा ओमेगा टी स्क्वायर। ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी जब रखिएगा तब देखिए यहाँ रियल नंबर बाई इन्फिनिटी 0 और प्लस यहाँ पे इन्फिनिटी, तो 0 प्लस इन्फिनिटी फिर से क्या हो गया इन्फिनिटी, और रियल नंबर बाई इन्फिनिटी जब कीजिएगा रियल नंबर बाई इन्फिनिटी तो फिर से हो गया 0, यानी जे 0 हो गया। यानी यहाँ पे आया ओमेगा इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू आया, वो कितना आया 1 माइनस जे 0, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म में ही निकालना है। और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी रखें तो वैल्यू आया 0 माइनस जे 0। अब इसको प्लॉट कीजिए। अब प्लॉट करेंगे तो किस तरह से प्लॉट करेंगे, अब देखिए ये ट्रांसफ़र फंक्शन जो बना हुआ था वो GS इक्वल टू था 1/1 प्लस ST। दैट मीन्स डायरेक्ट यहाँ से सोच सकते हैं कि ये जो है फंक्शन वो है किसका,
टाइप 0 और ऑर्डर फर्स्ट का, तो टाइप 0 यहाँ से चालू होता है और ऑर्डर फर्स्ट यहाँ तक आता था। तब जरा देखिए मैग्नीट्यूड 1 है, सपोज दैट ये मैग्नीट्यूड 1 यहाँ हो गया और J0 इस एक्सिस पर ही एक पॉइंट हो गया, यानी ओमेगा इक्वल टू 0 वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये 1 है लेंथ। और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर है कितना 0 माइनस J0, तो 0 पॉइंट कहाँ जाएगा रियल नंबर ओरिजिन पर, और माइनस J0 इधर आएगा नीचे की ओर, यानी यहाँ से ग्राफ चालू हो करके और यहाँ तक आएगा ऐसे। देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है यहाँ पे 0 और माइनस J0 यानी माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर है। तो ये वाला ग्राफ जो बना ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, और ऐसे डायरेक्ट आपको ग्राफ याद करवाए हैं। ये इसका पोलर प्लॉट कंप्लीट 6 नंबर का क्वेश्चन बन गया, 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब दूसरा मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहेगा उसमें एस के जगह पर जे ओमेगा पुट करेंगे, और जे ओमेगा पुट करने के बाद उसमें फिर से हम क्या करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे और एंगल निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड एंगल निकालने के बाद एक टेबल बनाएंगे, ओमेगा का वैल्यू 0 रखकर 1 2 3 ऐसे वैरी करते करते डॉट डॉट इन्फिनाइट तक रखेंगे, और ओमेगा का वैल्यू जिस कदर से वैरी होगा तो उसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल जैसे वैरी होगा उसको प्लॉट करेंगे हम, और प्लॉट करके सब पॉइंट को मिला देंगे तो कुछ ऐसा ही ग्राफ हमको मिलेगा। वही चीज़ हमको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसका दूसरा मेथड बताएंगे।